नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में महाजनपद काल के कुछ महाजनपदों पे चर्चा की थी। आज उसी परिचर्चा में आगे बढ़ते हुए हम आज लगभग पूरे महाजनपदों को हम देखेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि बुद्ध के समय, महात्मा बुद्ध के समय में कुछ विशिष्ट गणराज्य भी थे, उनको भी देखेंगे। और आज हम मगध के उत्कर्ष को भी देखेंगे, क्योंकि महाजनपदों में जब आपस में संघर्ष होता है तो मगध और कुछ और बड़े महाजनपद उन एक दूसरे को, मतलब उन्हीं महाजनपदों में से एक दूसरे को टेक ओवर करके अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। और यहाँ पे जो है एक संघर्ष की स्थिति जो है हमको दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं इन संघर्षों में वही गणराज्य या फिर वही राजतंत्र, जो छोटे छोटे राजतंत्रात्मक जो राज्य होते हैं जिनकी स्थापना जो है महाजनपद काल में होती है, इनमें वही विजयी होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं। तो इस प्रकार मगध का उत्कर्ष जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू बनता है, जो कहीं ना कहीं आगे जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना में भी सहायक होता है। तो आज हम इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और इनको देखने का प्रयास करेंगे। तो 16 महाजनपदों में कुछ महाजनपद जो थे वो बाकी बचे हुए हैं और उनको हम आज देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो है एक महाजनपद है मत्स्य महाजनपद, ठीक है। यह जो महाजनपद है ये भी जो है राजतंत्रात्मक महाजनपद है। और यह जो है आधुनिक अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में यह विस्तृत था, जो कि वर्तमान राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। इसकी राजधानी जो थी वह विराटनगर थी, ठीक है। इसकी जो राजधानी थी मत्स्य जनपद की वो विराटनगर थी। और जो इसके संस्थापक थे, वह विराट राजा, ठीक। ऐसा माना जाता है कि ये जो महाजनपद था वो दूध और पशुपालन को लेकर के बहुत अधिक चर्चित था। मतलब दूध और पशुपालन के लिए चर्चित था, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अगले महाजनपद को देखते हैं। तो मत्स्य हो गया। मत्स्य के बाद हम अगले महाजनपद को देखते हैं। अगला जो महाजनपद है वह आता है, अगला महाजनपद सूरसेन। ठीक है ना, सूरसेन महाजनपद। तो इस महाजनपद की जो हम बात करते हैं, ठीक है ना, यह महाजनपद जो था यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। यमुना नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। और इसकी राजधानी जो थी वह मथुरा थी। इसकी राजधानी मथुरा थी, ठीक है, सूरसेन, ठीक है। और इसकी राजधानी मथुरा थी। यूनानी लेखकों में, यूनानी ग्रंथों में या यूनानी लेखकों ने इसे यूनानी ग्रंथों में इसे सूरसोनोई
सूर, सोनोई तथा मथुरा को मोथेरा कहा गया है। मथुरा को मोथेरा कहा गया, ठीक है ना। तो इसका विवरण जो है हमको यूनानी ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। इसका सूरसेन जो है महाजनपद का। बौद्ध ग्रंथों में ऐसा बताया गया है, बौद्ध ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि यहाँ का जो शासक था वह अवंती पुत्र था। अवंती पुत्र था, ठीक है, यहाँ का शासक था, ठीक है। और जो आधुनिक ब्रज क्षेत्र है, आधुनिक ब्रज क्षेत्र जिसको हम कहते हैं वर्तमान में, ब्रज क्षेत्र से इसका समीकरण हम स्थापित कर सकते हैं। मतलब जो वर्तमान में मथुरा, वृंदावन या इस तरह का जो ब्रज क्षेत्र है वो जो था वो सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगले महाजनपद को। महाजनपद को हम देखते हैं जो कि अश्मक, ठीक है। अश्मक के बारे में बता दें कि यह दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, यह दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था, ठीक है ना, जिसका विवरण हमको महाजनपद काल में मिलता है। पोटन या पोटन इसकी जो है राजधानी थी, ठीक है, इसकी राजधानी थी। और इसकी खास बात थी कि ये बहुत प्रसिद्ध जो है एक व्यापारिक और महानगर भी था। मतलब ये पोतन जो था एक व्यापारिक नगर भी था, व्यापारिक नगर भी था और एक व्यापारिक नगर तो था ही, साथ ही महत्वपूर्ण महानगर भी था, ठीक है। और जो इस अस्मक जो है महाजनपद की राजधानी थी। इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु वंश का यहाँ पे शासन था, ठीक है ना। तो ये कुछ जानकारियां हैं। इक्ष्वाकु वंश का यहाँ पे क्या था, शासन था, ठीक है। तो ये थी अस्मक के बारे में जानकारी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और महाजनपद हैं जिनको हम देखते हैं। अब चलते हैं एक और शक्तिशाली महाजनपद जिसे हम अवंती के नाम से जानते हैं। अवंती महाजनपद भी बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। और यह जो था वह मालवा क्षेत्र में स्थित था, मालवा क्षेत्र में स्थित था यह जो है महाजनपद, ठीक है ना। और यह दो भागों में विभक्त था, उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी, उज्जैनी, जिसको हम वर्तमान में उज्जैन के नाम से जानते हैं, ठीक है, महाकाल। और ये जो दक्षिणी अवंती थी इसकी राजधानी माहिष्मती थी, माहिष्मती। माहिष्मती जो है वो एक बड़ा प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यह जो दोनों नगर थे वह व्यापारिक तथा राजनैतिक दोनों रूपों से बहुत अधिक शक्तिशाली थे और समृद्ध भी थे, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे इस नगर इस महाजनपद में लोहे की खानें भी थे, लोहे की खानें थे,
ठीक है, और विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन भी थे, खनिज संसाधन भी यहाँ पे थे, जिसकी वजह से यह राजनीतिक और व्यापारिक दोनों रूपों से काफी जो है वो शक्तिशाली था। ठीक है, तो ये जो नगर था अवंती महाजनपद वो काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, और एक तरह से व्यापारिक और राजनीतिक जो है दोनों तरीके से बहुत महत्वपूर्ण था, और यहाँ की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ लोहे की खानें थी और इनके साथ साथ खनिज संसाधन भी थे, और चूंकि यह जो था यह व्यापार वाणिज्य का एक बहुत बड़ा केंद्र भी था। ठीक है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है, और यह काफी मतलब ये अवंती जो है काफी शक्तिशाली भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कुछ और चीजों को। गांधार महाजनपद को देखते हैं। गांधार हालांकि ये भारत के वर्तमान समय में ये भारत के बाहर है, और जो आधुनिक पाकिस्तान है, आधुनिक पाकिस्तान में पेशावर, रावलपिंडी तथा कश्मीर से सटा हुआ जो क्षेत्र है, कश्मीर से लगा क्षेत्र, यह जो है वर्तमान जो गांधार महाजनपद था वो इस क्षेत्र से लगा हुआ था। ठीक है, और इसकी खास बात थी कि इसकी राजधानी जो तक्षशिला थी, तक्षशिला, ठीक है ना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण नगर था। इसकी राजधानी तो थी ही, राजधानी थी इसकी गांधार की। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था, व्यापारिक नगर था। ठीक है ना, जो कि रेशम मार्ग पे स्थित था। रेशम मार्ग की चर्चा हम आगे करेंगे व्यापार वाणिज्य में। ठीक है, रेशम मार्ग पे स्थित था यह जो तक्षशिला था, यह रेशम मार्ग पर स्थित था, ठीक है ना। और इसकी खास बात ही थी कि यह विद्या का या अध्ययन का भी बहुत बड़ा केंद्र था तक्षशिला। यहाँ पे यह अध्ययन का भी बहुत बड़ा केंद्र था, शिक्षा का भी केंद्र था, अध्ययन का केंद्र था। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि आचार्य चाणक्य जो थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से मौर्य वंश की स्थापना की, वह यहीं के आचार्य थे। तो आचार्य चाणक्य जो थे वो तक्षशिला के ही आचार्य थे। चाणक्य का संबंध भी तक्षशिला से था। ठीक है ना, तक्षशिला से था। ठीक, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद। अब एक और महाजनपद बचता है जिसको हम कहते हैं कंबोज। एक और महाजनपद जो कि आखिरी है वह था कंबोज। कंबोज जो है वह गांधार से ही लगा हुआ था, और जो कश्मीर वाला क्षेत्र था, गांधार का कश्मीर वाला क्षेत्र, वही जो है इसका प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है ना। कंबोज जो है वह गांधार से ही लगा था, और जो भारत में वर्तमान में जो पाकिस्तान से लगा हुआ कश्मीर का हिस्सा है, वही जो है कंबोज का वर्तमान क्षेत्र था। ठीक है ना। इसकी राजधानी जो थी वह राजपुर थी। इसकी राजधानी जो थी वह राजपुर थी। ठीक है ना, राजपुर। और इसकी खास बात है कि यह जो कंबोज था वह अपने प्रसिद्ध घोड़ों के लिए जाना जाता था। मतलब यह अपने प्रसिद्ध घोड़ों के लिए जाना जाता था।
प्रसिद्ध घोड़ों के लिए जाना जाता था। ठीक है ना। तो ये थी कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी महाजनपदों को लेकर के। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 16 महाजनपद थे, जो कि हम देखते हैं कि भारत के या उस काल के भारत के विभिन्न हिस्सों में थे। ज़्यादातर जो हम महाजनपदों को देखते हैं, वो जो महाजनपद थे वो गंगा घाटी के आसपास ही ज़्यादा संकेंद्रित थे। ठीक है। तो ये थी 16 महाजनपदों के बारे में एक सामान्य सी जानकारी, क्योंकि ये जानना इसलिए आवश्यक है इनके बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी कभी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और अगर हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखेंगे तो एक आउटलाइन हमारे दिमाग में बनेगी, जो कि आगे की साम्राज्यवादी व्यवस्था को समझने और जानने में हमारी मदद करेगी। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि चूंकि देखिए, इस काल को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, महाजनपद काल को, तो हमें बहुत सारे ग्रंथों की जो है ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है, या उनके ग्रंथों के माध्यम से हमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। ठीक है। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ हुए, जैन ग्रंथ हुए। ठीक है। उनसे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस काल के बारे में मिलती हैं। ठीक है। और इसी समय में, जो कि महाजनपद काल था, उसी समय में महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के महावीर स्वामी का भी आविर्भाव हमको दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बुद्ध से संबंधित या बुद्ध के समय से संबंधित जो गणराज्य थे, जो कि 10 गणराज्य थे, वो भी काफी महत्वपूर्ण हैं, और उनको भी कभी कभी परीक्षाओं में सुमेलित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं उन महत्वपूर्ण गणराज्यों को। ठीक है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के ग्रंथ जो हैं, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, उसमें भी अनेक प्रकार के गणराज्यों का विवरण हमको मिलता है। तो इस काल में हम देखते हैं कि 2 तरह की हमको राजनीतिक व्यवस्था दिखाई पड़ती है। एक तो जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था दिखाई देती है, और दूसरी जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है। तो आगे हम आगे बढ़ते हैं और बुद्ध के समय के कुछ महत्वपूर्ण गणों को, जो कि गणराज्य थे, उनको हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महात्मा बुद्ध कालीन प्रमुख गणराज्य। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कपिलवस्तु। ठीक है ना, कपिलवस्तु से। तो देखिए, हम इन गणराज्यों को देखते हैं, तो सबसे पहले हम उसी गणराज्य से शुरू करते हैं जिसका संबंध जो है महात्मा बुद्ध से था। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो गणराज्य इसमें आता है, वह आता है कपिलवस्तु के शाक्य। ठीक है ना, ये पहला गणराज्य है। अब देखिए इसकी खास बात, इसकी जो राजधानी थी वह कपिलवस्तु थी। कपिलवस्तु इसकी राजधानी थी। ठीक है। और जो नेपाल का तराई क्षेत्र है, नेपाल का तराई क्षेत्र, ठीक है ना, वर्तमान में जो नेपाल का तराई क्षेत्र है वहां यह स्थित था। शाक्य लोगों की एक बड़ी खास बात थी कि यह अपनी कन्याओं का विवाह अपने ही मतलब शाक्य जाति में ही करते थे। ठीक है ना, इनकी खास बात थी कि यह अपनी कन्याओं का विवाह मतलब शाक्य जाति में ही करते थे। शाक्य जाति में करते थे। ठीक है, इनकी ये खास बात थी। ठीक है। अब यहां पे एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका भी संबंध इसी गणराज्य से
मतलब इसी गणराज्य से था, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध का भी संबंध, महात्मा बुद्ध भी इसी जो है गणराज्य में उत्पन्न हुए, पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध का संबंध इसी गणराज्य से। ठीक है ना। आगे हम जब महात्मा बुद्ध को पढ़ेंगे तो इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये जो अभी फिलहाल हम गणराज्य के तौर पे इसे देख रहे हैं, आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये जो है कपिलवस्तु जो था वो कपिलवस्तु के शाक्य, ठीक है, ये जो है गणराज्य के रूप में हमको दिखाई देता है। इसके अलावा एक और सूचना मिलती है कि विडूडभ नामक शासक ने इस वंश का, मतलब इन शाक्यों का अंत कर दिया था। इस वंश का अंत, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दूसरा है सुषुमार के भग्ग, सुषुमार के भग्ग, ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। वर्तमान मिर्जापुर, वर्तमान मिर्जापुर के चुनार से इनका समीकरण जो है स्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना। वर्तमान चुनार से इनका समीकरण स्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो वर्तमान चुनार जो है मिर्जापुर जिले में, वहां से इनका संबंध है सुषुमार के भग्ग का, ठीक है ना। तो ये जो था ये गणराज्य था, और ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में भर्ग जो है शब्द दिया गया है, भर्ग शब्द दिया गया है, उसका संबंध भी इसी सुषुमार के भग्ग जाति से था, भग्ग लोगों से था, ठीक है ना। जो एक शब्द आया है उसका संबंध भी जो था वो सुषुमार के भग्गों से ही मतलब था, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगला जो है वो था अलकप्प के बुली। तीसरा जो था वो था अलकप्प के बुली, ठीक है ना। इसको अगर हम देखें अलकप्प के बुली, तो वर्तमान जो बेतिया है, ठीक है ना, वर्तमान इसकी राजधानी जो थी वह बेतिया, इसकी राजधानी बेतिया, इसकी राजधानी जो थी वो बेतिया या बेठ द्वीप जिसको कहा जाता है, बेठ द्वीप के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है ना। बेतिया या बेठ द्वीप के नाम से इसको जानते हैं। यह जो थी वर्तमान समय में, अगर इसको देखा जाए तो वर्तमान समय में स्थापित करते हैं, तो ये जो बिहार राज्य है उसके शाहाबाद, मुजफ्फरनगर नहीं, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर और आरा जो था, वर्तमान समय में ये जो अलकप्प के बुली थे वो इस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में निवास करते थे, जो वर्तमान में शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और आरा के आसपास का क्षेत्र है। ये लोग बौद्ध धर्म के प्रबल अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है ना। तो ये थी जानकारी अलकप्प के बुली लोगों की, ठीक है। केशुपुत्र के कलाम, केशुपुत्र के कलाम,
ठीक है, ये भी जो है एक प्रमुख गणराज्य था। ठीक है, और जो महात्मा बुद्ध के सबसे प्रथम गुरु थे अलार कलाम, अलार कलाम, उनका संबंध इसी जो है गणराज्य से था। अलार कलाम का संबंध जो था वो इसी गणराज्य से था, और इन्होंने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को सांख्य दर्शन की दीक्षा दी थी। किसकी दीक्षा दी थी? सांख्य दर्शन की दीक्षा दी थी। किसको दी थी? महात्मा बुद्ध को। ठीक है ना, महात्मा बुद्ध को। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? उनको दीक्षित किया था, यानी कि प्रथम गुरु इनके जो थे वो अलार कलाम थे, और केशुपुत्र के जो कलाम गणराज्य है उनका संबंध इसी से था। ठीक है, अगर इसके लोकेशन की बात करें तो यह कोशल महाजनपद जो था, कोशल महाजनपद, उसके पश्चिम में स्थित था। यहाँ पर पश्चिम में स्थित था। ठीक है ना, तो ये जो है ये महाजनपद था। इसके अलावा आता है रामग्राम के कोलीय। ठीक है ना, इनका जो वर्तमान समीकरण है वह गोरखपुर के रामगढ़ ताल से किया जाता है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल से इनका जो है समीकरण स्थापित कर वर्तमान समय में अगर इनको देखा जाए तो। ठीक है, रामग्राम के जो कोलीय थे, इनकी राजधानी जो थी वो रामग्राम थी। रामग्राम जो थी इनकी राजधानी थी। ठीक है ना, और इनकी खास बात क्या थी कि इनका जो प्रशासनिक तंत्र था, प्रशासनिक तंत्र वह काफी मजबूत था। तंत्र बहुत मजबूत था, और उसमें पुलिस व्यवस्था इसकी प्रमुख विशेषता थी। किसकी? रामग्राम के कोलीय की, मतलब पुलिस व्यवस्था इसकी काफी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, इसके अलावा अगला जो महाजनपद आता है वो आता है कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। कुशीनारा के मल्ल, यह वर्तमान कुशीनगर। ठीक है ना, इसका समीकरण जो है वर्तमान कुशीनगर से। ठीक है ना, यहां पे भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, और कसया, जो आधुनिक कसया है, उससे इसका हम समीकरण जो है लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे एक और चीज है कि रामायण में जो लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज इन मल्लों को माना जाता है। ऐसा विवरण मिलता है कि रामायण में जो चंद्रकेतु मल्ल का उल्लेख मिलता है, उनका कहीं न कहीं संबंध जो था वो कुशीनारा के मल्लों से था। ठीक है, इसके अलावा आता है पावा के मल्ल।
ठीक है ना। मल्ल दो प्रकार, मतलब दो महाजनपदों में काफी महत्वपूर्ण थे गणराज्यों में। ठीक है, तो ये गणराज्य भी जो था वो पावा के मल्ल वर्तमान कुशीनगर में जो पडरौना नामक जगह है, वर्तमान कुशीनगर में पडरौना नामक जगह से इनका संबंध है। ठीक है ना, पावा के मल्ल का। ठीक है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं कि यहाँ पे एक संसद की स्थापना की गई थी। पावा में एक संसद भवन बनाया गया था, जिसका उद्घाटन महात्मा बुद्ध ने किया था। ठीक है ना। और इसके अलावा जो महात्मा बुद्ध के दो प्रसिद्ध शिष्य थे, जिसमें आनंद तथा अनिरुद्ध का नाम आता है, वह उनका संबंध भी पावा के मल्लों से था। ठीक है ना। तो यहाँ इस मतलब गणराज्य में एक संसदीय व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, और इसका उद्घाटन भी महात्मा बुद्ध ने किया था, और उनके जो प्रसिद्ध शिष्य आनंद और अनिरुद्ध थे, उनका भी संबंध जो है पावा के मल्लों से। जो उस काल की जो संसद थी, उसको एक विशेष नाम दिया गया था, उत्कमठ। ठीक है ना, ये उस काल की संसद का नाम था। संसद भवन का जो नाम था उसको उत्कमठ कहा जाता था। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे कभी कभी पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और महाजनपदों पे चर्चा करते हैं। अब देखते हैं पिप्पली वन के मौर्य। पिप्पली वन के मौर्य। ठीक है, इसका जो संबंध है वो आधुनिक गोरखपुर के कुसुमी जंगल पड़ता है वहां गोरखपुर में। कुसुमी के पास एक गांव है जिसका नाम है, उस गांव का नाम है राजधानी गांव से इसका जो है समीकरण किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये जो था पिप्पली वन के नाम से जाना जाता था, और ऐसा विवरण मिलता है कि यहाँ मोर बहुत अधिक थे। इस क्षेत्र में मोर बहुत अधिक थे। ठीक है ना। और ये जो इसी कारण जो थे, यहाँ के जो लोग थे उनको मौर्य कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो था कुछ इतिहासकार यहां से मानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं मौर्य राजवंश से या इसी मौर्य वंश से या इसी मौर्य गणराज्य से मौर्यों की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? मौर्यों की उत्पत्ति। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी मौर्य वंश को लेकर के या मौर्य गणराज्य को लेकर के। ठीक, मिथिला के विदेह, मिथिला के विदेह। ठीक है ना।
देखिए, मिथिला के विदेह, ठीक है। इसका जो संबंध है वो आधुनिक जनकपुर से है, आधुनिक जनकपुर से है, जो वर्तमान नेपाल में स्थित है। इसकी राजधानी जो थी वो मिथिला थी, ठीक है ना, मिथिला थी। और जो यहाँ के राजा जनक थे, राजा जनक, यह एक शक्तिशाली राजा थे, शक्तिशाली राजा थे और विद्वान राजा थे, दर्शन के अच्छे जानकार थे, दर्शन के अच्छे जानकार थे, ठीक है। रामायण काल में हम जब देखते हैं तो जो सीता जी के पिता थे वो जनक राजा ही थे, ठीक है। तो रामायण काल में भी इनका विवरण मिलता है और विभिन्न प्रकार के वैदिक ग्रंथों में भी राजा जनक का उल्लेख हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो यह एक महत्वपूर्ण गणराज्य था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सबसे अंत में हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य लिच्छवी गणराज्य को, ठीक है ना। तो लिच्छवी गणराज्य भी इसका सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य था। तो इसको हम देख लेते हैं वैशाली के लिच्छवी के रूप में, वैशाली के लिच्छवी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि लिच्छवी जो गणराज्य था यह सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य था, सबसे बड़ा तथा सबसे शक्तिशाली गणराज्य था, शक्तिशाली गणराज्य था, ठीक है। इसकी राजधानी वैशाली थी, इसकी जो राजधानी थी वह राजधानी वैशाली थी, ठीक है। इसकी राजधानी अगर बौद्ध ग्रंथों की बात की जाए तो वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा अधिक जनसंख्या वाला नगर कहा गया, अधिक जनसंख्या वाला नगर कहा गया है, कहा गया है, ठीक है ना। इसके अलावा वज्जी संघ में भी जो लिच्छवी था, वज्जी संघ जो कि हमने महाजनपद काल में देखा, दो गणराज्यों को वज्जी और मल्ल में, तो वज्जी जो गणराज्य था उसका सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रमुख जो गण था वो, जब सबसे शक्तिशाली जो गण था वह था लिच्छवी, ठीक है ना। इन्होंने महात्मा बुद्ध के लिए, महात्मा बुद्ध के लिए, ठीक है ना, इन्होंने महात्मा बुद्ध के लिए एक विश्राम गृह बनाया था, के लिए विश्राम गृह बनाया था, जिससे एक विशेष नाम दिया गया और वह नाम था कुशालागृह, कुशालागृह जो है यह महात्मा बुद्ध के विश्राम के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। इसमें इसका जो सबसे प्रमुख राजा था वह था चेटक, चेटक इसका प्रमुख राजा था। इसकी लड़की जो चेलना थी, चेलना, उसका विवाह जो है मगध के प्रसिद्ध राजा बिंबिसार से होता है, बिंबिसार से इसका विवाह होता है चेलना का, ठीक है ना। और जो
त्रिशला, जो कि महावीर स्वामी की माता थी। त्रिशला जो महावीर स्वामी की माता थी वह चेटक की बहन थी। ठीक है ना, महावीर स्वामी की माता त्रिशला, यह जो है चेटक की क्या थी, बहन थी। चेटक की क्या थी, बहन थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो गणराज्य था इसका संबंध जो था वो महावीर से भी था, महात्मा बुद्ध से भी था। ठीक है, और बिंबिसार जो कि उस समय मगध का राजा था उससे भी था। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह एक शक्तिशाली शक्तिशाली गणराज्य के रूप में हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये थी जानकारी महात्मा बुद्ध काल के कुछ प्रमुख गणराज्यों को लेकर के। इसके बाद हम देखते हैं कि मगध जो है बाकी सारे गणराज्यों को और विभिन्न प्रकार के जो राजतंत्रात्मक राज्य थे, जनपद थे, उनको टेक ओवर करने का कार्य करता है और इस प्रकार अपना उत्कर्ष करता है। तो अगले क्लासेस में हम मगध के उत्कर्ष को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रही एक जानकारी उस काल के कुछ प्रमुख गणराज्यों और महाजनपदों को। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें प्रदान करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।